हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी मीनू दी। आज मैं आपको 10th क्लास के साइंस का चैप्टर नंबर 14 करवाने जा रही हूँ। ये इस चैप्टर की मेरी सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में मैं ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और सागरीय ऊर्जा के बारे में बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा वीडियो अंत तक देखेंगे और उसे लाइक और सब्सक्राइब करें ज़रूर करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आज बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण और ऊर्जा की मांग प्रतिदिन बढ़ने के कारण ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। इसका कारण ये है कि जीवाश्म ईंधन सीमित मात्रा में है और यदि वर्तमान ढंग से इसका उपयोग करते जाएंगे तो एक टाइम आएगा ये शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने के लिए हेतु और लंबे समय तक के हम जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कर सकें, इसलिए हमें ऊर्जा के गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों में सबसे पहले आती है सौर ऊर्जा, जो सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य स्थिरांक 1.4 kg स्लैश एस एम की 2 और 1.4 kW अपॉन में मीटर की 2 है। पृथ्वी की सतह पर प्रति वर्ग किलोमीटर 1 सेकंड में आने वाली सौर की ऊर्जा स्थिरांक, इसको सौर ऊर्जा का स्थिरांक कहते हैं। इसका मान 1.4 kW ऑब्लिक एम की पावर 2 है। सौर ऊर्जा युक्तियाँ। सौर ऊर्जा का प्रयोग हम किस तरह से कर सकते हैं? एक सौर कुकर के रूप में, सौर जल तापक के रूप में, और जिसे सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में परिवर्तित करके उपयोग किया जाता है, और सौर सेल के रूप में जो सौर ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित करता है। इसके बाद बताऊंगी सौर तापक युक्तियाँ क्या है। काला पृष्ठ अधिक लंबे समय तक ऊष्मा को अवशोषित करता है, तो इन युक्तियों में काले रंग का प्रयोग किया जाता है। सूर्य की किरणें फोकसित करके दर्पणों और कांच की शीट का प्रयोग किया जाता है, जिसे पौधग्रह प्रभाव भी कहते हैं, तथा उच्च ताप उत्पन्न किया जाता है। बक्स रूपी सौर कुकर। ऊष्मारोधी पदार्थ का बक्सा लेकर आंतरिक धरातल पर की दीवारों पर काला पेंट किया जाता है। बक्स को कांच की शीट से ढकते हैं। समतल दर्पण को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि अधिकतम सूर्य का प्रकाश परिवर्तित होकर बक्से में उच्च ताप बना सके। ये 2 से 3 घंटे बक्स के अंदर का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री तक सेल्सियस तक हो जाता है। देखो सौर ऊर्जा का चित्र इस प्रकार का है। सौर कांच के अंदर एक बक्सा है, कांच की प्लेटें लगी हैं, उसमें दर्पण भी लगा हुआ है, ऊष्मारोधी परत है, काला किया हुआ पृष्ठ बर्तन है, और ये बाहरी बक्सा उसके अंदर का होता है कि उसमें दर्पण लगा होता है, उसके अंदर काला पेंट किया जाता है। इसका लाभ यह है कि कोयला, पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधनों की बचत होती है, प्रदूषण नहीं फैलता है, खाद्य पदार्थों के पोषक तत्व भी उसी की तरह बने रहते हैं, और एक से अधिक खाना एक साथ बनाया जाता है। परंतु इसकी हानियाँ क्या हैं? रात के समय हम सौर कुकर का उपयोग नहीं कर सकते, बरसात के मौसम में नहीं कर सकते, और उस कुकर का इस्तेमाल करते से सौर्य का प्रकाश निरंतर होना ज़रूरी है ताकि दर्पण पर सीधा पड़े। तलने व बेकिंग चीज़ों के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। ये इसकी हानियाँ हैं। अब मैं बताऊंगी सौर सेल। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में रूपांतरित करता है। एक प्रारूपी सौर सेल 0.5 से 1 वॉट देता है, जो लगभग 0.7 वॉट उत्पन्न करता है। जब बहुत अधिक संख्या में सौर सेलों को संयोजित किया जाता है तो ये सौर पैनल कहलाती है। इसके बाद मैं बताऊंगी सौर सेल के लाभ और हानि। सौर सेल के लाभ, इससे कोई जो लाभ है, कोई गतिमान पुर्जा नहीं होता, प्रचलन और रखरखाव की लागत अत्यधिक कम होती है, बिना किसी फोकस युक्ति को काफ़ी संतोषजनक कार्य करते हैं, और सुदूर क्षेत्रों में स्थापित कर पाना होता है, और ये पर्यावरण हितैषी भी होते हैं। लेकिन इनकी हानियाँ क्या है? इसकी हानि सबसे पहले है उत्पादन की प्रक्रिया बहुत महंगी है, और विशिष्ट श्रेणी के सिलिकॉन की उपलब्धता सीमित मात्रा में है, क्योंकि सौर सेल बनाने के लिए हमें सिलिकॉन की आवश्यकता होती है। और नंबर 3, सौर सेलों को परस्पर संयोजित करने हेतु प्रयुक्त सिल्वर अत्यंत महंगा होता है। इसके बाद मैं बताऊंगी सौर सेल के उपयोग। मानव निर्मित उपग्रहों से सौर सेलों का उपयोग किया जाता है। रेडियो तथा बेतार यंत्रों, सुदूर क्षेत्रों में टीवी रिले केंद्रों में सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है। ट्रैफिक सिग्नलों, परिकलन यंत्र, कैलकुलेटर तथा बहुत से खिलौनों में भी सौर सेल का उपयोग किया जाता है। फिर मैं बताऊंगी समुद्र से प्राप्त होता है। समुद्र से 3 प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है: ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और महासागरीय तापीय ऊर्जा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमारे को जो ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है, ज्वार भाटा के जल के स्तर के चढ़ने और गिरने से ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है, और ज्वारीय ऊर्जा का दोहन सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध का निर्माण करके किया जाता है। इसकी हानियाँ क्या है? बांध निर्मित किए जा सकने वाले स्थान सीमित है। नंबर 2 है हमारा है तरंग ऊर्जा। तरंग ऊर्जा का समुद्र तट के निकट विशाल तरंगों की गतिज ऊर्जा का प्रयोग करते विद्युत उत्पन्न किया जाता है। तरंग ऊर्जा से टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करने के लिए उपयोग में किया जाता है, लेकिन इसकी हानि क्या है? तरंग ऊर्जा का व्यवहारिक उपयोग वही संभव है जहाँ तरंगे अत्यधिक मात्रा में प्रबल हो, अन्यथा वो अन्य स्थानों पर जहाँ तरंगे प्रबल मात्रा में उपलब्ध ना हो वहाँ ये उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। इसके बाद है महासागरीय तापीय ऊर्जा। ताप
के अंतर का उपयोग यानी पृष्ठ जल तथा गहराई में ताप का बहुत अंतर होता है। सागरीय तापीय ऊर्जा और रूपांतरण विद्युत संयंत्र जिसे OTEC में भी कहते हैं कि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पृष्ठ के ताप जल का प्रयोग अमोनिया को उबालने के लिए किया जाता है। द्रवों की वाष्प जनित के टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न की जाती है। लेकिन इसकी हानि क्या है? इसकी हानि ये है कि महासागरीय तापीय ऊर्जा का दक्षता व्यापारिक दोहन अत्यंत बहुत ज़्यादा कठिन है, इसलिए इसका उपयोग आसानी से नहीं किया जा सकता है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी भूतापीय। भू का अर्थ है धरती और तापीय का अर्थ है ऊष्मा। पृथ्वी के तप्त स्थलों पर भूगर्भ में स्थापित ऊष्मीय ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। जब भूमिगत जल तप्त स्थलों के संपर्क में आता है तो भाप उत्पन्न होती है। जब यह भाप चट्टानों के बीच में धस जाती है या फंस जाती है तो दाब बढ़ जाता है। उच्च दाब पर यह भाप पाइपों द्वारा निकाली जाती है जो टरबाइनों को घुमाती है तथा विद्युत को उत्पन्न करती है, जिसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं और उसका उपयोग किया जा सकता है। इसके लाभ क्या है? इसके द्वारा विद्युत उत्पादन की लागत अधिक नहीं होती, प्रदूषण नहीं होता। हानि क्या है? भूतापीय ऊर्जा सीमित स्थानों पर उपलब्ध होती है। तप स्थलों की गहराई में पाइप पहुंचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल और महंगा होता है। न्यूजीलैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में भूतापीय ऊर्जा पर आधारित कई विद्युत शक्ति संयंत्र स्थापित किए गए हैं और वहाँ वो लोग इसका उपयोग करते हैं। फिर मैं बताऊंगी नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। यह ऊर्जा दो प्रकार की अभिक्रियाओं द्वारा प्राप्त की जा सकती है कि नाभिकीय विखंडन, दूसरा नाभिकीय संलयन। सबसे पहले नाभिकीय विखंडन। विखंडन का अर्थ है टूटना। नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें भारी परमाणु जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम तथा थ्योरियम के नाभिक को निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी करके हल्के नाभिकों में तोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया में बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यूरेनियम 235 का उपयोग छड़ी के रूप में नाभिकीय संयंत्रों में ईंधन के रूप में भी होता है। इसके बाद में इसकी कार्यशैली क्या है? नाभिकीय विखंडन की। नाभिकीय संयंत्रों में नाभिकीय ईंधन स्वपोषी विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया का एक भाग होता है जिससे नियंत्रित दर पर ऊर्जा मुक्त होती है। इस मुक्त ऊर्जा का उपयोग भाप बनाकर विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। हमारे देश में विद्युत संयंत्र, नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ है? तारापुर महाराष्ट्र में, राणा प्रताप सागर राजस्थान में, कलपक्कम तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, ककरापर गुजरात में और कैगा कर्नाटका में स्थापित किए गए हैं नाभिकीय विद्युत संयंत्र। इसके बाद बताऊंगी सेकंड नाभिकीय संलयन। दो हल्के नाभिकों को जोड़कर एक भारी नाभिक बनाना जिसे भारी मात्रा में ऊर्जा उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन हेतु अत्यधिक ताप व दाब की आवश्यकता होती है। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। हाइड्रोजन बम भी इसी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। इसके लाभ क्या है? नाभिकीय ईंधन की अल्प मात्रा के विखंडन से ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा उपलब्ध होती है। CO2 जैसे ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न नहीं होती। हानि है नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्रों में प्रतिष्ठान की अत्यधिक लागत है। इसको स्थापित करने में बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है और नाभिकीय विकिरण में रिसाव का डर रहता है कि कहीं रिसाव ना हो जाए, क्योंकि रिसाव होगा तो उससे बहुत बड़ी हानि होगी। और नाभिकीय अपशिष्ट के समुचित भंडार का निपटारा ना होने की स्थिति में पर्यावरण में प्रदूषण पैदा हो जाता है और हमारे देश में यूरेनियम की मात्रा बहुत ज़्यादा सीमित है, इसलिए इसका उपयोग भी ज़्यादा मात्रा में नहीं किया जा सकता है। इसके बाद बताऊंगी पर्यावरण विषयक सरोकार। किसी भी ऊर्जा का अत्यधिक उपयोग करने से पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हमें ऐसे शोध का अध्ययन करना चाहिए जिससे ऊर्जा प्राप्त करने में सरलता हो, सस्ता हो, प्रदूषण मुक्त हो। ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने की उपलब्ध प्रौद्योगिकी में दक्षता हो। दूसरे शब्दों में ऊर्जा का कोई भी स्रोत पूर्णतः प्रदूषण मुक्त नहीं होता। अतः हम कह सकते हैं कि किसी स्रोत को दूसरे स्रोत की अपेक्षा अधिक ऐसा स्रोत प्रयोग करना चाहिए जो अच्छा हो और स्वच्छ हो। उदाहरण सौर सेलों का वास्तविक प्रचलन प्रदूषण मुक्त है, परंतु यह भी हो सकता है कि युक्ति के संयोजन से पर्यावरणीय क्षति हुई हो। इसके बाद में आपको ऊर्जा के दो तरह के स्रोत रहते हैं। समाप्य स्रोत जिसे अनवीनीकरण ये स्रोत हैं जो कभी किसी न किसी दिन समाप्त हो जाएंगे, जैसे जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम। और ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत ऊर्जा के वे स्रोत जिनका पुनर्जनन हो सकता है तथा वे लंबे समय तक समाप्त नहीं होंगे, जैसे पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा आप इसे अंत तक देखना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।